हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी से हम कवर कर रहे हैं वायुमंडल की संरचना। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम 60 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज कवर करेंगे। पहले हम अच्छी तरह से समझेंगे इस टॉपिक को, उसके बाद एमसीक्यूज कवर करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम कवर कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल और आसान है टॉपिक, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे समझोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो इन सारी चीज़ों में। ठीक है, तो देखिए पहले समझते हैं वायुमंडल क्या है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को ही वायुमंडल, इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कि वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैसेस, जैसे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78.8% पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन ये 20.95% पाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम 21% भी लिख सकते हैं। उसके बाद आर्गन 0.93% पाया जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे ज़्यादातर, है ना, तो आपको याद रखना होगा पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.036% है। उसके बाद और भी गैसेस आ जाती हैं जैसे नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद में आ जाती हैं, लेकिन आपको सीरियल वाइज याद रखना होगा पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। देखिए अब इस चार्ट को समझते हैं। इस चार्ट को आप समझ जाओगे तो ये टॉपिक आपका 100% कवर हो जाएगा। अब देखिए वायुमंडल की संरचना, हाँ और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है वायुमंडल में, जैसे कि यहाँ पर ओजोन भी है, जलवाष्प भी है और धूल के कण भी है। जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए इसे समझते हैं। वायुमंडल में 5 तरह की लेयर में इसको बांटा गया है। कितने लेयर्स में बांटा गया है? 5 लेयर में बांटा गया है। कहीं कहीं पर आपको इन लेयर्स के नाम में अलग अलग भी नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आयन मंडल की जगह जैसे आपको थर्मोस्फेयर भी देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं इनके नाम। पहले नाम समझते हैं। क्षोभ मंडल, इंग्लिश में से ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं और अधो मंडल के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में भी याद हीगा, कभी कभी ऑप्शन में इंग्लिश नाम भी दिया जाता है। उसके बाद देखिए समताप मंडल, इंग्लिश में से हम कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, फिर आयन मंडल, आयनोस्फेयर, उसके बाद ब्राह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। आयनोस्फेयर की जगह आपको थर्मोस्फेयर नाम भी देखने के लिए मिल जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे नाम हैं जिसे याद करना बहुत आसान है, जैसे कि बीच में है इसलिए इसका नाम हो गया मध्य मंडल, है ना। 5 है, 5 लेयर्स है। 5 लेयर में बीच वाला कौन सा होगा? तीसरे नंबर का। ठीक है, तो जो तीसरे नंबर वाला है ये बीच में है तो इसको मध्य के नाम से जानते हैं। मध्य में इसलिए से मध्य मंडल। और बाह्य मतलब कि बाहर वाला, तो यहाँ पर हमने लास्ट वाला और बीच वाला तो याद कर लिया। उसके बाद बस आपको 1-2 चीज़ें याद रखनी, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल और यहाँ पर मध्य के बाद आयन मंडल। इसे भी याद कर लोगे। कैसे? जब हम समझेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, क्यों ये अलग अलग इनको हम कहते हैं। देखिए इनको ज़्यादातर किस हिसाब से बांटा गया है? इनको टेम्परेचर के हिसाब से बांटा गया है। देखिए पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है CO2 और जलवाष्प। यही 2 ऐसी चीज़ें हैं जो पृथ्वी के ताप को बनाए रखता है। चलिए अब क्षोभ मंडल के बारे में जानते हैं, ट्रोपोस्फेयर के बारे में। यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाला परत है और इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर, 0 to 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है क्षोभ मंडल की। इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर मिल जाएगी आपको। अब ध्रुव क्या है, विषुवत रेखा क्या है, ये मैं चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ अच्छी तरह से, है ना, एमसीक्यूज भी करवा दी है। अब देखिए क्षोभ मंडल में जो तापमान होती है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्षोभ मंडल की बात हो रही है, इसमें हमेशा जो तापमान होता है ना, ऊपर की तरफ जाओगे तो तापमान गिरता चला जाएगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। ठीक है, या फिर देखा जाए तो 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपको पता चलेगा कि 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया है। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता चला जाता है अगर हम यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो।
अब देखिए यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का गरजना, आंधी होना, वर्षा होना, ये सारी चीज़ें है ना, बादलों का गरजना, आंधी होना, बिजली का कड़कना, धूल कण एवं जलवाष्प आदि सारी चीज़ें आपको क्षोभ मंडल में मिलेंगी। समताप मंडल में कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा है, और ना ही यहाँ ऊपर कभी मिलेगा। सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको? सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में मिलेंगी, जिसका नाम है संवहन मंडल, एक और नाम है अधोमंडल भी नाम है, और परिवर्तन मंडल भी इसका नाम है, और इंग्लिश में से हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है, बाकी हिंदी में बहुत सारे नाम हो गए इसके, है ना, ट्रोपोस्फेयर। चलिए, और अगर यहाँ पर इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे बादल का गरजना, आंधी तूफान आना, सारी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए ये जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। अब बात करते हैं सेकेंड लेयर की। फर्स्ट लेयर हो गया क्षोभ मंडल, सेकेंड लेयर है समताप मंडल, इंग्लिश में से स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अब देखिए इसकी ऊंचाई 18 to 50 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल है। अब 18 से हम 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमें मिलेगा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल जो है ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसी में ही ओजोन लेयर भी पाई जाती है। ओजोन लेयर का क्या कार्य है? ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आते हैं ना, पैराबैंगनी जो किरणें आती हैं, इसको क्या कर लेती है? ये अवशोषित कर लेती है ये लेयर, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। अब अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस है ये क्या करती है? ये जो स्किन है हमारी, इस पर कैंसर या फिर भयानक बीमारियां ला सकती है, जिससे हमें ये बचाती है ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। अब देखिए समताप मंडल में मौसमी घटनाएं, जैसे आंधी होना, जो बादल गरज रहे थे, जो सारी चीज़ें जो क्षोभ मंडल में हो रही थी ना, आंधी गरजना, बादलों का गरजना, आंधी होना, बिजली का कड़कना, धूल कण आदि, जलवाष्प, ये सारी चीज़ें समताप मंडल में नहीं होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसी मंडल को वायु उड़ान के लिए चुना गया है। वायुयान उड़ानों के लिए ये आदर्श पाया जाता है ये एरिया, है ना, इसीलिए हम इस एरिया को चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ओजोन परत है, इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। जो ओजोन परत है, इसे याद रखना आपको, O3 के फॉर्मूले से हम इसे जानते हैं। इसमें O3 गैस पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है ये है CFC। इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती रहती है, और ओजोन परत को ये धीरे धीरे क्या कर रही है? ख़त्म कर रही है। कौन कौन सी जो गैसेस निकल जाती हैं एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर से, ये जो गैसेस निकल रही हैं ये ओजोन परत को क्या कर रही है? खराब कर रही है। CFC गैस की वजह से ये खराब हो रही है। देखिए ओजोन परत की जो मोटाई है, इसको नापने वाला जो एक इकाई है उसे हम कहते हैं डाप्सन इकाई। अब बात करते हैं तीसरी लेयर के बारे में। पहली लेयर है क्षोभ मंडल, दूसरी समताप, और तीसरी हो गई मध्य मंडल। ठीक है, मेसोस्फेयर। ये 50 to 80 किलोमीटर है। देखिए यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो अल्का पिंड है वो इस परत पर आने पर जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ पृथ्वी से टकराने से पहले ही ये कहाँ ख़त्म हो जाते हैं? मेसोस्फीयर में ये सारे अल्का पिंड धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस चौथी लेयर के बारे में। ठीक है, आयन मंडल, इंग्लिश में से आयनोस्फेयर कहेंगे। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, तथा इसलिए इसे हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर तापमान में भी वृद्धि शुरू हो जाती है। अब देखिए ये जो आयन मंडल है, इसमें पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधाएं इससे प्राप्त हो जाती है। मतलब कि ये संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। ठीक है, जितने भी ये चीज़ें चलती हैं हमारे टीवी वगैरह, इसमें जो भी सिग्नल्स कैच करते हैं वो सब यहाँ से टकराकर हमारे पास आते हैं। ठीक है, हमारी टीवी के एंटीनास तक यहाँ पर पहुँच पाते हैं। संचार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर इस लेयर की वजह से, इसकी हेल्प से ही संचार हो पाता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी लेयर है जिसकी वजह से संचार हो सकता है, तो वो है आयन मंडल। ठीक है, आयनोस्फीयर।
अब बात करते हैं लास्ट वाली लेयर के बारे में। फिफ्थ लेयर है जो है ब्रह्मंडल, इंग्लिश में कहेंगे एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये 400 किलोमीटर के बाद फिर ये जितना भी ऊपर चलती जाए, ऊपर भी चलती जाएगी, तो इसे हम कहेंगे ब्रह्मंडल। अब देखिए, आयनमंडल के ऊपर के भाग को हम ब्रह्मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं हो सकी है। ठीक है, इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानताएं पाई जाती हैं। अब हाइड्रोजन हीलियम यहाँ पर क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन हीलियम गैसेस एक्चुअली होती क्या है, गैसेस का क्या है कि जब वो ठंडी रहती है तो नीचे रहती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्म होके हल्की होकर ऊपर चली जाती हैं। तो हल्की है, हाइड्रोजन हीलियम काफ़ी हल्की है, इसलिए ये ऊपर पाई जाती हैं। यहाँ पर वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत ये चार्ट समझ में आया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते चले जाएंगे वैसे वैसे वापस मैं इस चार्ट को एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो ये 97%। ठीक है, पृथ्वी के जो वायुमंडल का 97% भाग है ये 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है क्या? जी हाँ, ये सही है, लगभग 10,000 किलोमीटर। जैसे मैंने बताया था आपको, 400 किलोमीटर के बाद इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है ना। सबसे लास्ट वाली परत कौन सी थी, वो थी ब्रह्मपरत, उसके बाद वायुमंडल, उसके बाद कोई भी ऊंचाई इसकी फिक्स करके नहीं रखी हुई कि आखिरी कहाँ तक होगा, तो हम लगभग 10,000 तक मान के चलते हैं। वायुमंडल का 50% जो भाग है वो 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऊंचाई की वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि जलवाष्प कहाँ पाया जाता है, सिर्फ क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, उसके बाद ऊपर नहीं पाया जाता है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। मैंने अभी बताया कि ऊपर हल्की गैसें क्यों हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ गैसें हल्की हो जाती हैं, इसलिए वो ऊपर चली जाती हैं। और नीचे कौन सी गैसें रह जाती हैं, जो भारी हो और ठंडी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जलवाष्प पाया जाता है। नाइट्रोजन पे आंसर टिक नहीं करना है आपको। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जलवाष्प। अगर यहाँ पर गैस लिखा होता सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस, तो आप नाइट्रोजन पे ज़रूर टिक करते। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपसे क्या पूछा गया है? स्थायी तत्व पूछा गया है ना। चलो, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिली है, कौन सी गैस मिलती है? ठीक है, या मिलती है पूरा क्वेश्चन होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। कितना परसेंट है, याद रखिएगा, कितना परसेंट है? जी हाँ, 78.8%। याद रखिएगा, 78.8% नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन देख लेते हैं, 20.95, फिर आर्गन 0.93, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी? अक्रिय गैस कौन सी इसमें? तो ये है आर्गन। ठीक है, अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। पृथ्वी से विकिरण के द्वारा ये गर्म रहता है। ठीक है, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा ये गर्म रहता है। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? बढ़ती मात्रा के लिए है। ठीक है, मतलब कि छोटे से बड़ा बड़ा, है ना। तो देखिए, वैसे ए वाला सही है, जैसे कि ओजोन, उसके बाद आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मतलब कि वहाँ से पृथ्वी पर सूरज की किरण तो आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज टफ लिखी हुई है, लेकिन इसका मतलब क्या निकल के आता है कि पृथ्वी की सतह तक सूरज की किरण तो पहुंच रही है लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा पा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बना हुआ है और धीरे धीरे बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि हम कुछ ना कुछ चीज़ें जला रहे हैं, जिसकी वजह से CO2 गैस निकलती जा रही है, जिसकी वजह से जो तापमान है अंदर का और ज़्यादा बना हुआ है ना, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। कौन सी गैस इसके लिए उत्तरदायी है? CO2। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है?
देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो आपको ध्यान रखना होगा कहीं कहीं पर आपको अलग भी दिखेगा, है ना। एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है, वो भी इसी रेशियो के साथ। वैसे हमने क्या पढ़ा है 78.8% और कहीं पर क्या लिखा है 78.08%। बिल्कुल सही है, बस आपको इसको ध्यान रखना होगा। 78 अगर लिखा है जहाँ पर भी आंसर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। अब देखिए, परिवर्तन मंडल को ही क्षोभ मंडल कहते हैं, उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्यस्थन मंडल, इसी को मध्य मंडल भी कहते हैं, उसके बाद आता है आयन मंडल, उसके बाद आता है आयतन मंडल। आयतन मंडल को ही हम ब्राह्मंडल या फिर एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, है ना। तो इनके आपको दूसरे तीसरे नाम भी याद रखने होंगे, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 18 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्षोभ मंडल को कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं, संवहन मंडल है, अधो मंडल है, ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ मंडल है और परिवर्तन मंडल भी इसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में मैंने बताया था आपको, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गैसें हल्की होकर ऊपर चढ़ जाती हैं। अगर गैस हल्की होकर ऊपर चढ़ जाएगी तो ऐसे में इनका जो एरिया है वो भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 किलोमीटर तक हो जाएगा ये, और कम से कम ध्रुवों में तो आपने पढ़ाई है 8 किलोमीटर तक रहता ही है। तो ग्रीष्म ऋतु के समय में क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? अधिकतम कितनी है? 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में तापमान के सामान्य हाशिए की 1 डिग्री प्रत्येक 166 मीटर। इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाएगा। कब? जब आप 166 मीटर की ऊंचाई पर जैसे आप बढ़ते चले जाओगे क्षोभ मंडल में 166 मीटर ऊंचाई आप ऊपर जाते जाओगे, वैसे आप देखेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तपत परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तपत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे क्षोभ सीमा कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो भी मंडल है उसके ऊपर की जो लाइन है उसी के नाम पे रखा गया है। जैसे क्षोभ मंडल है तो उसके ऊपर वाली लाइन को क्या कहेंगे? क्षोभ सीमा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? ये क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? कहाँ घटित होती है ये सारी क्लाइमेटिक चेंजेस कहाँ आता है? ये सब होता है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर कितनी होगी इसकी? 10 मील तक होगी। ठीक है, कितनी होगी? 10 मील तक होगी। मेघ गर्जन मतलब बादलों का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है? बादलों का गरजना कहाँ होता है? सिर्फ क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता चला जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड लेयर के बारे में। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर। क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? इसमें बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। किसमें? समताप मंडल में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं। इसी में रहकर एरोप्लेन वगैरह उड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई क्लाइमेटिक चेंज नहीं होता है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ओजोन मंडल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि
इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। बस एक यही रीज़न है, इसी की वजह से इसे जेट विमानों को उड़ाने के लिए सबसे सही जगह मानी जाती है ना, आदर्श इसको माना जाता है इस एरिया को। समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है। समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ये तो सही है। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है क्या? नहीं, इससे नहीं मिलती है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, जी हाँ, ये भी सही है। इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है, ये भी बात सही है। किससे रिलेटेड? समताप मंडल से रिलेटेड ये कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सही है। क्या नहीं है? ये कि समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, ये नहीं है। यही आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो ये असत्य है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। असत्य आपको कथन बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र कहाँ पर अवशिष्ट है? मतलब कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है, तो ये कहाँ पर है? ये है अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, SSC 2013 में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है? वह है आयन मंडल, है ना। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो कौन सी है? आयन मंडल है। यहीं से ही क्या होता है, आपके टीवी वगैरह में या फिर आपके रेडियो में सिग्नल्स मिलते हैं, इसी लेयर की वजह से, इसी की हेल्प की वजह से। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? आयन मंडल में होते हैं संचार उपग्रह। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? ओजोन लेयर खत्म हो रही है धीरे धीरे, किसकी वजह से हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 गैस की वजह से होता है, और ओजोन लेयर में छेद जो हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, ओजोन जो लेयर है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से धीरे धीरे नष्ट हो रही है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है क्योंकि CO2 गैस बढ़ रही है। ठीक है, याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है क्योंकि CO2 गैस बढ़ रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आ जाती हैं? वो है F परत। ठीक है, जो F परत है ये शॉर्ट रेडियो वेव को परावर्तित कर देती है, और जो D लेयर है ये लॉन्ग रेडियो वेव्स को परावर्तित कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर से नीचे और वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाएं पॉज का कौन सा क्रम सही है, आपको ये बताना है। देखिए, चार्ट की तरफ चलते हैं। आपसे क्या पूछा गया है कि ऊपर से नीचे की ओर जिनकी सीमाएं हैं उनका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे क्षोभ मंडल है और इसके ऊपर की जो सीमा है इसको इसी के नाम पर रख दिया गया है, जैसे क्षोभ सीमा। तो ये हिंदी में नाम हो गए। अगर आपको इंग्लिश में पता है इनके नाम तो आप इंग्लिश में इनके नाम लगा सकते हैं। अब देखिए, ट्रोपोस्फियर है तो ऊपर की लाइन को हम क्या कहेंगे? इसके ऊपर वाली जो सीमा है इसको क्या कहेंगे? हम ट्रोपोपोस कहेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? ट्रोपोपोस। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाली जो सीमा है इसको क्या नाम देंगे हम? स्ट्रेटोपोस। उसके बाद मेसोस्फियर के ऊपर वाली जो सीमा है उसको क्या कहेंगे? मेसोपोस। उसके बाद जो आइनोस्फियर है इसके ऊपर वाले को क्या कहेंगे हम? मैग्नीटोपोस। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही। ठीक है, ध्यान से आप एक और बार इस चार्ट को समझिएगा तो आप आंसर इसका आराम से सही लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? किसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रेजेंट है? क्षोभ मंडल में है, उसके बाद समताप मंडल में तो ना के बराबर है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? रसायन मंडल, ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल ये रसायन मंडल का एक भाग है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत
के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी एक ऐसी वायुमंडलीय परत है जिसे मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है? वो है क्षोभ मंडल, है ना। यहीं पे तो मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसको मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज प्राय डैश में उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें शांत हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर ना ही बादल गरजते हैं, ना ही बिजली कड़कती है, ना ही धूल है, कण है, कुछ भी नहीं है, शांत है यह माहौल। शांत से हो जाएगा समताप, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि शांत से समताप, और शांत जैसी एरिया में ही हवाई जहाज आराम से उड़ सकते हैं, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वाली को क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर होगा इसका वायुमंडल। ठीक है, कहीं पर वायुमंडल भी लिखा हुआ है, कहीं वायुमंडल लिखा है, और कहीं पर एक अलग सा नाम भी दे रखा हुआ है। इनके नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक दो बार आप इनका चार्ट अच्छी तरह से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। बहुत सारी बुक में अलग अलग आपको नाम देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली सबसे समीप कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, मैंने बोला था ना आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखने होंगे। देखिए 2015 में पूछा जा चुका है, इंग्लिश में नाम पूछ ले, यहाँ पर हिंदी में आपको कहीं नाम नहीं मिलेगा देखने के लिए, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल में, है ना। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? अब वायुदाब से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, 1013.25 मिली बार वायुदाब होता है समुद्र तल पर। वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है, कैसी होती है? ठंडी तथा शुष्क जब होती है तब सबसे ज़्यादा वायुदाब पाया जाता है। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तूफानी मौसम का ये सूचक होती है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो देखिए, सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। वायुदाब को मिली बार MB में मापा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है, जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है ना। तो उपयुक्त सभी सारे पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। वायुदाब के घटते बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं, बात सही है। वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सही, ये सारे पॉइंट बिल्कुल सही है वायुदाब से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? 5 डिग्री तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है, कितना है? तो यह 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री दक्षिण तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषताएं होती है, क्या होती है? निम्न दाब एवं शांत पवन इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, SSC 2015 में पूछ लिया गया। ट्रोपोस्फियर के ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है? तो ये 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन 2014 में पूछ लिया गया है। 5 परतें हैं, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के निम्नलिखित संघटक गैसों पर आपको विचार करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है सबसे कम गैस कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, फिर कौन सी। ठीक है, तो देखिए सबसे कम है हीलियम, उसके बाद है नियॉन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आर्गन। अब देख लेते हैं कितना परसेंट है ये। हीलियम जो है काफ़ी कम है, याद रखिएगा 0.0005%। उसके बाद है नियॉन 0.002%। उसके बाद आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का आपने याद रख लिया होगा 0.036%। उसके बाद है आर्गन 0.93%। उसके बाद आती है ऑक्सीजन 20.95%। फिर नाइट्रोजन 78.8%। ठीक है, याद रखिएगा आंसर ए वाला सही हो जाएगा यहाँ से 3241, है ना। हीलियम, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आर्गन। ये परसेंट आपको ज़रूर याद रखने हैं। 2-3 बार भी इनको आप कहीं लिख लोगे, याद करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षोभ मंडल में तापमान 6.4 डिग्री प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता जाता है ना। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी सारे पॉइंट यहाँ पर गलत हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है क्या? नहीं घटता, यहाँ पर तो सेम रहता है। समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाई पर तापमान नियत रहता है, ये भी गलत है। क्षोभ मंडल में तापमान 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर की औसत से ऊंचाई के साथ बढ़ता है क्या? नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, घटता है इसमें। क्षोभ मंडल में तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता चला जाता है ना। ये स्टार्टिंग में मैंने समझाया था, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक। आपने अगर स्टार्टिंग में अच्छी तरह से समझ लिया है, सुन लिया है ध्यान से, तो ये सारे क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप उस चार्ट को याद करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा तरीका है, आप उसको 2 बार ड्रॉ करें। एक बार देख कर करें, दूसरी बार बिना देखे ड्रॉ करें। ठीक है, उस चार्ट को आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें खास नहीं है, बस आपको ध्यान से इसको याद रखना है। थैंक यू।